हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक एग्जाम्स पे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जो है एनसीईआरटी का सीरीज़ देख रहे थे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस देखेंगे। क्लास 8 का साइंस देखेंगे। हम लोग बीच में बहुत सारे वीडियो छोड़ दिए थे, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का साइंस का। और इसमें प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में कम से कम 2 चैप्टर को ऐड करते चले। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। क्लास 8 का जो है साइंस का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है वह फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो चलिए उसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, जूते हुए खेत में मिट्टी के बड़े ढेले को किसकी सहायता से तोड़ा जाता है? तो पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है। देखिए, जब जुताई हो जाता है तो उसमें देखिए कि बड़े बड़े ढेले मतलब जो है बड़े बड़े मिट्टी का जो ढेला मतलब निकल जाता है। तो उसको तोड़ने के लिए देखिएगा वो जो ट्रैक्टर के पीछे देखिएगा लकड़ी का बहुत बड़ा बना होता है, उससे तोड़ा जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग पाटल बोलते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार किस आकार का होता है? तो कीप के आकार का होता है कि जिस उसमें बीज डाल दिया जाता है। ठीक, और उसी से मतलब जो है खेत में एक लाइन से एक बराबर से मतलब बीज जो है इस तरीका से बोया जाता है, जो एक कतार में होता है। ठीक है, बीजों के कीप के अंदर डालने के नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरते हैं। तो कितने पाइप से? 2 या 3 पाइप से गुजरेंगे। सीड ड्रिल का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ट्रैक्टर से किया जाता है सीड ड्रिल का उपयोग। वही बीज वाला जो है, सीड मतलब बीज होता है। उर्वरक का उत्पादक कहाँ होता है? तो उर्वरक का उत्पादक जो है फैक्ट्री में होता है। और यहाँ पे खाद का उत्पादक देता है, तो खाद का उत्पादक कहाँ होता है? खेत में। ख से खाद, ख से खेत, याद रखिएगा। पौधे में कितना प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है? तो 90% जल की आवश्यकता होती है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से होते हैं? तो एक मोट जो घिरनी वाला होता है, एक चैन पंप होता है, एक ढेकली होता है। जो देखिएगा इन जो तालाब होता है ना, उसी में मतलब बांस से बंधा हुआ होता है, उसमें थोड़ा सा रस्सी डाल के खींचा जाता है, बहुत आसानी से पानी ऊपर नीचे किया जाता है। ड्रिप तंत्र विधि द्वारा पानी कहाँ दिया जाता है? पौधे, बगीचे और वृक्षों में पानी दिया जाता है। निम्न में से किस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है? तो ड्रिप तंत्र के द्वारा गिरता है। इनमें से कौन सा वर्ग खरीफ फसल है? तो धान, मक्का, सोयाबीन, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। खरीफ की फसल कौन से महीने में बोई जाती है? तो जून से सितंबर में बोई जाती है। खरीफ की फसल जो है वो जून से सितंबर तक बोई जाती है। रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो रबी फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। और ये अभी जैसे मान लीजिए कि अभी चल रहा है मई जून, तभी इस सब टाइम में कौन सा फसल जाएगा? जायद फसल जाएगा। जायद फसल में कौन कौन सा आ जाता है? तरबूज, ककड़ी, खरबूज। ठीक है, और वहीं यहाँ पे खरीफ फसल किस ऋतु में? तो खरीफ फसल जो है वो वर्षा ऋतु में बोया जाता है। और जायद फसल जो है वो ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। बुआई और सिंचाई के पहले खेतों को किसकी सहायता से समतल किया जाता है? तो वही पाटल की सहायता से मिट्टी को 4 के बराबर जो है समतल कर दिया जाता है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन कहता है, हल में लगे लोहे की मजबूत त्रिकोणी पत्ती को क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। फाल मिट्टी के अंदर मतलब मान लीजिए मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर आके इससे मिट्टी को उड़ेलते हुए जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिएगा। कहता है, भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर समानतः 2 भागों में बांटा गया है, रबी और खरीफ फसल। अब इन फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरीफ की फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है? नहीं, खरीफ की फसल जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है? सही है, तो केवल 2 सही होगा। जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है, इसमें मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है? बिल्कुल सही है, जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। अगला है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है? सही बात है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है? सही बात है। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो मछली का जो कॉड लिवर होता है ना, उसके तेल में देखिएगा विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खरपतवार से सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है, खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पम एवं बीज बनने से पहले होगा। बीज एकदम गलत होगा ये। खरपतवारनाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद का होता है। ये चीज सही है, यहाँ पे बीज होगा, बीज की जगह बीज होगा। ठीक है ना, ये केवल 2 सही हो जाएगा इसका आंसर। एक ही प्रकार के पौधे को एक बड़े क्षेत्र में उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है।
गेहूँ क्या है? गेहूँ कैसी फसल है? रबी फसल है। अचानक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। धान एक खरीफ फसल है। कायिक भागों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें कौन सी है? तो आलू, गन्ना, अदरक। कायिक भाग मतलब क्या होता है? इसे काट कर, उसके तना को जो है काट कर और फिर अब मतलब बो दिया गया है उसी को, मतलब बिना बीज की सहायता से बोया गया है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। चना की फसल क्या है? रबी है। चना की फसल कैसी है? तो रबी फसल है। उर्वरक क्या है? तो उर्वरक एक कार्बनिक लवण है। ऊपर हम लोग पढ़े थे उर्वरक का निर्माण कहाँ होता है? तो फैक्ट्री में होता है। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? तो केचुआ। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बढ़ जाती है। फसल चक्रण मतलब बार बार फसल को चेंज करते रहना। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होता है? फलीदार या दलहनी पौधे के ग्रंथियों में होता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं हम लोग। खरीफ फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। खरीफ फसल कौन सी होती है? धान, मक्का, कपास। फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए गए क्रियाकलाप में प्रथम चरण कौन सा होता है? पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, तभी तो बुआई होगा ना। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन है? शहद हमें किससे प्राप्त होता है? जंतु से। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। जैसे गेहूं है या सरसों है और उसको जो है सरसों अलग करना है और गेहूं अलग करना है तो थ्रेसिंग भी करते हैं ना, वही है। रेशेदार फसल है कपास। यूरिया में किन तत्वों की अधिकता होती है? तो नाइट्रोजन की अधिकता होती है। कितना? 46% होता है। निम्न में कौन रबी फसल है? चना रबी फसल है। कहता है बाजरा निम्न में से किस तरह का फसल है? तो बाजरा खरीफ फसल है। किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? तो अक्टूबर नवंबर में बुआई होगी। और कटाई कब होगी? तो मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। रबी फसल की कटाई कब की जाती है? तो मार्च अप्रैल में कटाई होती है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो जून जुलाई में बुआई होगी और अक्टूबर नवंबर में कटाई हो जाएगी। कहीं कहीं सितंबर अक्टूबर भी देगा। खरीफ फसल की कटाई कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो यहाँ पे से मान लीजिए धान दे देता, मक्का दे देता ऑप्शन में, तब इसमें से छंटना होता है। तो मसूर क्या है? नहीं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं? तो जौ। जौ क्या रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गेहूं तो नकदी फसल है। गन्ना हो जाता है जो नकदी फसल है। तंबाकू नकदी फसल है। कौन सी मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है? पोली मिट्टी। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? जायद फसल। जायद फसल के उदाहरण को भी दिए थे, तरबूज, खरबूज, ककरी। ककरी। जब एक ही किस्म के पौधे, किस्म होगा यहाँ पे, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण किस्में और भंडार गृहों में किया जाता है, जिसमें उनको पिरकों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? साइलो कहा जाता है। तो दोस्तों ये हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग इसी वीडियो में जो है सेकंड चैप्टर को भी ऐड कर लेते हैं। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपसे एक बार यही रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार पहले बुक को पढ़िए, उसके बाद आप ऑनलाइनर लगाइए। क्योंकि वो बुक पढ़ के जो आप ऑनलाइनर लगाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम तक जो है मतलब आपके माइंड में रहेगा, जिससे क्या होगा कि एग्जाम्स में मतलब क्वेश्चन देखने के बाद आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी का भी दूसरा चैप्टर साइंस का जो है दूसरा चैप्टर देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का ही दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर कौन सा है? मित्र एवं शत्रु। मित्र एंड शत्रु। चलिए शुरू करते हैं। खसरा किसके द्वारा होने वाला रोग है? विषाणु के द्वारा। वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग का ट्रिक है, ये चाचा इन्हें डांटो, खड़े गाल पर छापो। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया। उपरोक्त में से कौन सी बीमारी बिडाल परीक्षण किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण टाइफाइड में होता है। और इसका जो इससे जो होने वाला जो बैक्टीरिया होता है सल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, उसी से होता है रोग। ठीक है ना, सल्मोनेला। और ये जो है
जीवाणु जनित रोग है। और जीवाणु जनित रोग का क्या कौन सा ट्रिक है? पंडित का टीका न्यू है। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग ने पोलियो पोलियो जो प्रोटोजोआ से सॉरी जीवाणु से होता है ना, सही है। पोलियो जो होता है विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो हेपेटाइटिस भी विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होने वाला रोग है? विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। क्षय रोग किसके द्वारा होने वाला रोग है? जीवाणु के द्वारा। पंडित का टीका, टीका यानी टीवी, टीवी को ही क्षय रोग कहते हैं ना, वही। हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। दूषित जल जनित रोग है हैजा। और कहीं कहीं यहाँ पे ना टाइफाइड भी दे देगा आपको, हैजा के साथ टाइफाइड एक साथ जोड़ देगा तो लगा दीजिएगा आंसर आप लोग। निम्न में से कौन जल जनित बीमारी नहीं है? दम्मा जो धुआं हुआ से होता है। मलेरिया किसके द्वारा होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया होता है। अतिसार किसके द्वारा होने वाला रोग है? भी प्रोटोजोआ। मलेरिया का दूसरा नाम अतिसार है। सूक्ष्मजीव और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु द्वारा होता है, सही बात है। टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, नहीं। टाइफाइड तो है लेकिन खसरा विषाणु के द्वारा होता है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, सही है। 1 और 3 दोनों सही है। स्पाइरोगाइरा किसका उदाहरण है? शैवाल का उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। क्लेमाइडोमोनास किसका उदाहरण है? शैवाल का उदाहरण है। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो अमीबा और प्रोटोजोआ जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अमीबा किसका उदाहरण है? प्रोटोजोआ का। पैरामीशियम किसका उदाहरण है? प्रोटोजोआ का। अमीबा और पैरामीशियम जो है प्रोटोजोआ का उदाहरण है। अगला है सल्फर स्रोतों से विघटन, वायवीय दशाव, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। राइजोपस ब्रेड मोल्ड किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है। पेनिसिलियम किसका उदाहरण है? तो पेनिसिलियम क्या है? कवक का उदाहरण है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया एवं निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है? जीवाणु की। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। उपरोक्त सूक्ष्मजीवों में से कौन सा सही सुमेलित है? शैवाल स्पाइरोगोरा का नाम है, ठीक है। प्रोटोजोआ गलत है। कवक राइजोपस ब्रेड मोल्ड सही है। 1 और 3। बेकिंग सोडा खाने का सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कौन सी गैस के बुलबुले देता है? इसलिए पेस्ट्री केक आदि में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। खाद्य पदार्थों में मिल जाने के बाद अपने श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? तो किण्वन नाम है। किण्वन की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने किया जो एंथ्रेस रोग का कारण बना? रॉबर्ट कोच ने किया था। उपरोक्त में कौन सही सुमेलित है? हैजा घरेलू मक्खी से, सही है। मलेरिया मादा एडिस मच्छर नहीं, मादा एनफिलीज से। डेंगू मादा एडिस होता है यहाँ पे, मतलब दोनों को उल्टा कर दिया है तो केवल एक सही होगा। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के वाहक का उदाहरण है मादा एनफिलीज मच्छर। मच्छर डेंगू के विषाणु का वाहक कौन सा है? मादा एडिस। नींबू में कैकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। भिंडी की पित्त किसके कारण होती है? तो विषाणु के कारण होती है। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया था? सोडियम बेंजोएट का। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। पाश्चुरीकृत करने के लिए दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके इसका भंडारण कर लेते हैं? तो 70 डिग्री, कहीं कहीं 72 डिग्री देगा। निम्नलिखित में से किस गैस के पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है? नाइट्रोजन। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए किस वर्ष चेचक के टीके की खोज की थी? 1978 में खोज किए थे चेचक के टीका का, एडवर्ड जेनर ने किए थे। सूक्ष्मजीव क्या है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते?
सूक्ष्मजीव में कौन कौन से वर्ग में बांटा गया? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देते हैं? कवक। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। किस सूक्ष्मजीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? विषाणु। लिविंग, नॉन लिविंग। ठीक है, दोनों के बीच का जो है कनेक्टिव लिंक जो होता है वायरस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? घरेलू मक्खी। टाइफाइड, हैजा, डायरिया बीमारी किस कीट के द्वारा होता है? घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? रस्ट। नींबू कैकर किस सूक्ष्मजीव से होता है? जीवाणु से होता है। गेहूं की रस्ट रोग किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो कवक से होता है। जीवाणु किसमें सहायक होता है? पनीर में, अचार में, खाद्य पदार्थों में। औषधियों का स्रोत क्या है? जीवाणु और कवक दोनों। औषधि को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक कहते हैं। सामान्य प्रतिजैविक औषधियों कौन कौन सी होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये सब क्या एंटीबायोटिक है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में क्या मिलाए जाते हैं? प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? प्रतिरक्षी। पादप रोग कौन कौन से? नींबू का कैकर रोग, गेहूं का रस्ट रोग, भिंडी का पित्त रोग। दूध को 70 डिग्री से 15 से 30 सेकंड गर्म करने पर एकाएक ठंडा मतलब करते हैं तो क्या कहलाता है? पाश्चीकरण हो जाता है। लेग्यूम पौधे में किसका स्थिरीकरण होता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है लेग्यूम पौधे में। लेग्यूम पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन जीवाणु सहायक होते हैं? तो राइजोबियम। लेग्यूम पौधे यानी दलहनी या फलीदार पौधे। मिट्टी में कौन कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है? तो जीवाणु, नीलहरित, शैवाल। नाइट्रोजन का संवर्धन किसमें होता है? तो मृदा में होता है। फल सब्जियों का विघटन होने से क्या बनता है? खाद बनता है। खाद कहाँ बनाया था? खेत में। रोग उत्पादन करने वाले सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? रोगाणु, रोगजनक। जीवाणु से फैलने वाला रोग कौन सा है? क्षय रोग। बेसिलस एंथ्रोसिस नामक रोग जीवाणु किस रोग के कारण होता है? एंथ्रेक्स। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए किस वर्ष चेचक के टीके की खोज की थी? 1798 में की थी। ऊपर जो हम लोग 1978 पढ़े थे वहाँ पे उल्टा टाइपिंग हो गया था, 1978 ऊपर में दिया था, 1798 होगा। ठीक है। चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं जिससे इडली एवं डोसा बनता है। ईस्ट। टीनिया कैपिटिस किस कारक का रोग है? गंजापन का रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? गंजापन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता? टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। अचार, मुरब्बे, चटनी, फलों के रस आदि खाद्य पदार्थों के परीक्षण किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विषैले पदार्थ भोजन को क्या बना देते हैं? विषाक्त बना देते हैं। खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देते हैं? तो कवक आक्रमण कर देते हैं। भोजन को संदूषण कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। केवल परपोषी में ही गुणन कौन करता है? विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकते हैं? अमीबा। कार्बनिक अपशिष्ट सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणु के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एस्पीजर्लिस एसिटिक अम्ल बनाने में नहीं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन। किण्वन। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज कब की थी? 1857 में की थी। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोग से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर किस रंग की फफूंद को छोटे बीजाणु जीवाणु देखे थे ना, उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। हरा। सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाला ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा एक संपर्क द्वारा फैलते हुए क्या कहलाते हैं? संचरणीय रोग ही न फैलेंगे। गाय में खुर एवं मुंह का रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो किसके द्वारा होता है?
जीवाणु के द्वारा होता है। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीव की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है, अतः उन्हें क्या कहते हैं? परिरक्षक कहते हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने किस रसायनों का उपयोग उन्हें संतुष्ट होने से बचाता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा वाइसल्फाइड। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो चीनी के द्वारा किया जाता है। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें जीवित नहीं रह सकते हैं जीवाणु। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम अधिक से कम कौन सा है? सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, उसके बाद बाकी बचा जो आर्गन। सभी सजीवों का आवश्यक संघटक कौन है जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है? नाइट्रोजन उपस्थित होता है। दोस्तों हम लोग क्लास 8 का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं, और आगे वाले वीडियो में तीसरा चैप्टर का जो है वीडियो डाला जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोग को तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा एनसीईआरटी का लैंग्वेज टफ होता है, लेकिन अगर एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो आपको किसी भी एग्जाम में जो है ना स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे जो है ना 4-5 नंबर का आप लोग जो है ऊपर ही मतलब बोनस स्कोर लेकर ही चलोगे 4-5 नंबर का, इसलिए एनसीईआरटी को पहले अच्छा से पढ़ लें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।